हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। ये फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। मेरे चैनल में आप ग्रामर पढ़ते आए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आए होंगे और ग्रामर के वीडियोस देखकर आपने बहुत इम्प्रूव भी किया होगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, तो अच्छा लगा आप लोगों के रिप्लाईज पढ़कर और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको वीडियोस पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है। तो उम्मीद करता हूँ आज से हम जो लिटरेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ। मैं लगभग 18 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं सीबीएसई का बोर्ड इवैल्यूएटर भी हूँ। मतलब कि मैं उन कॉपीज़ को चेक करता हूँ जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं। टीचिंग और एग्ज़ाम की कॉपीज़ के इवैल्यूएशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। लिटरेचर के आंसर्स लिखते वक्त 80% स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है? क्वेश्चंस कुछ भी पूछा गया हो, स्टूडेंट्स बस चैप्टर की समरी लिख देते हैं। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है एक्चुअली आंसर में लिखना क्या है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन ही नहीं किया है। आपको टीचर ने क्लास में जो पढ़ाया था वो आपने सुना था, आपको स्टोरी याद है और पहुंच गए हैं आप बोर्ड एग्ज़ाम देने। तो वो जो स्टोरी याद है थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे आप क्या ही लिखेंगे, आप समरी ही तो लिख कर आएंगे। एक रीज़न और हो सकता है, आपने साल भर इंग्लिश तो पढ़ा नहीं, एकदम लास्ट टाइम पे यूट्यूब पर समरी वगैरह देखकर आप चले गए हैं। तो आप अगर एक चैप्टर का समरी देखकर गए हैं तो आप क्या लिख कर आएंगे? आप समरी ही तो लिख कर आएंगे। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया है, वो केवल समरी लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में। और जो स्टूडेंट ये काम करेगा, जो स्टूडेंट केवल समरी लिख कर आएगा, वो स्टूडेंट लिटरेचर में 40 आउट ऑफ 40 कभी स्कोर नहीं करेगा। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो शायद आपको पहले कभी किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। वो सीक्रेट क्या है? जब हम एग्जामिनर्स या बोर्ड इवैल्यूएटर्स को सीबीएसई इवैल्यूएशन के लिए बुलाया जाता है तो हमें एक आंसर की दी जाती है, वो सीबीएसई से आती है। उस आंसर की में हर क्वेश्चन के लिए वैल्यू पॉइंट्स लिखे होते हैं। आपके आंसर में अगर वो वैल्यू पॉइंट्स जो सीबीएसई ने भेजे हैं, अगर वो आपके आंसर में पाए जाते हैं तो ही आपको फुल मार्क्स मिलते हैं उस क्वेश्चंस के लिए। अगर वैल्यू पॉइंट्स मिसिंग हैं, जो वैल्यू पॉइंट्स सीबीएसई ने उस आंसर के लिए भेजा है, हर आंसर के लिए वैल्यू पॉइंट्स होते हैं उस आंसर की में, अगर वैल्यू पॉइंट्स मिसिंग हैं तो आपको उस स्पेसिफिक आंसर में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको चैप्टर अ लेटर टू गॉड लाइन बाय लाइन या फिर यूँ कहें कि वर्ड बाय वर्ड समझाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कौन सा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा और उस पैराग्राफ से सीबीएसई ने पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको सीबीएसई के आंसर की के वैल्यू पॉइंट्स भी दिखाता जाऊंगा। मैं आपको बताता चलूँगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड करें आप, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा।
मतलब आप जो भी आंसर अब तक लिखते आ रहे हैं आपको वही आंसर लिखना है, बस खाली उन्हीं आंसर्स में अगर आप ये वैल्यू पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो आपको उस स्पेसिफिक आंसर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपने लिटरेचर के हर आंसर में फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको लिटरेचर में 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अ लेटर टू गॉड का एकदम डिटेल डिस्कशन, जिसमें होगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन और सबसे बड़ा वेपन वैल्यू पॉइंट्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और बीच बीच में आपको कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो क्वेश्चंस बीच बीच में बताता रहूँगा और वहीं मैं आपको उस क्वेश्चन के वैल्यू पॉइंट्स बताऊँगा। तो वीडियो स्किप कर करके ना देखिएगा, भगा भगा के ना देखिएगा और सारा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जब वो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस नोट भी कर लीजिए, उस क्वेश्चंस के वैल्यू पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। बिना देर किए अब चैप्टर पर आते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर अ लेटर टू गॉड लिखा है जीएल फ्यूवेंटस ने। ये एक मैक्सिकन ऑथर हैं। इस स्टोरी का मेन थीम है इनोसेंट फेट वर्सेस प्रैक्टिकल रियलिटी। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि फेथ बड़े से बड़ा काम कर सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन किस चीज़ पर फेथ रखा जाए, किस चीज़ पर भरोसा किया जाए, किस चीज़ पर आस्था रखा जाए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें इस स्टोरी में मिलेगा। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक फार्मर है, जब उसके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं बारिश की वजह से तो वो गॉड को लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पीसोस। और वो लेटर में क्या लिखता है, वो लेटर में गॉड से 100 पीसोस मांगता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड लेंचो को पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कॉन्टिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी प्रीव्यू डिस्कस किया है। अब चलिए मेन स्टोरी पर आते हैं और इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पूरे वैली में एक ही घर था और वो लो हिल्स के क्रेस्ट मतलब टॉप पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस घर से उतनी ऊंचाई से रिवर दिखता था और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मक्का की खेती दिखती थी। विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और मक्के के पौधे पर फ्लावर्स लगे हुए थे जिनको देखकर लगता था कि इस बार हार्वेस्ट बड़ा अच्छा होगा, इस बार फसल बड़ी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। अर्थ को, मक्के के फसल को जो एक चीज की जरूरत थी वो था बारिश का। थोड़ी सी बारिश हो जाए, भले ही हल्की फुल्की हो जाए, लेकिन बारिश की जरूरत थी, उसके बाद तो बड़ी अच्छी फसल होने वाली थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लेंचो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। तो लेंचो पूरे दिन अपने फील्ड में खड़ा होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देखे जा रहा था।
और स्काई की तरफ देखकर उसने बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अपने वाइफ से वो बोला कि अब फाइनली बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उनकी वाइफ खाना बना रही थी और उन्होंने बोला कि हाँ, भगवान की मर्जी होगी तो ज़रूर बारिश होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो लेंचो के कुछ बड़े बच्चे भी थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे। तो जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में ही खेल रहे थे। मम्मी ने आवाज़ लगाई, सारे लोग आ जाइए, खाना खाया जाए। It was during the meal that, और जब ये लोग खाना खाने बैठे उसी वक्त क्या हुआ, आगे देखते हैं। Just as Lencho had predicted, big drops began to fall. और जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि आज बारिश ज़रूर होगी, तो बड़े बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ से काले बादल, घने बादल आते हुए नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर बहुत ही फ्रेश फील हो रही थी, बड़ा अच्छा हवा चल रहा था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और लेंचो घर से बाहर आ गए बारिश की बूंदों को एंजॉय करने के लिए अपने बॉडी पर। And when he returned, he exclaimed. और जब वो वापस अपने घर में गए तो उन्होंने एक्सक्लेम किया, उन्होंने अपने बीवी और बच्चों से कहा, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. तो उन्होंने कहा कि ये जो बूंदें गिर रही हैं बरसात के तौर पर, बरसात के रूप में, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं केवल, बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड लेंचो कॉल दीज रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन के वैल्यू पॉइंट्स को। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो उन्होंने बोला कि ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं बारिश के, ये 10 cent हैं और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 5 cents हैं। क्वेश्चन है, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा? या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. What made Lencho say so? इस आंसर के लिए वैल्यू पॉइंट्स है। नंबर 1, वो रेन के लिए बहुत ईगरली वेट कर रहा था क्योंकि अच्छे क्रॉप के लिए रेन बहुत ज़रूरी था। सेकेंड पॉइंट है, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर किया क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स उसके लिए प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ लाने वाले थे। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, स्मॉल रेन ड्रॉप्स को उसने 5 cents का कॉइन कहा जबकि बिग रेन ड्रॉप्स को उसने 10 cent का कॉइन कहा। फोर्थ पॉइंट, रेन का वो इंतज़ार कर रहा था। रेन उसके लिए ब्लेसिंग्स के समान थे और वो उसके फैमिली के लिए फूड, मनी और हैप्पीनेस लाने वाले थे। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके लिए वैल्यू पॉइंट्स सीबीएसई तय कर देता है। हमारे आंसर की में, इवैल्यूएटर्स के आंसर की में वैल्यू पॉइंट्स लिखे होते हैं। अब वो वैल्यू पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए। अब ये जो मैंने वैल्यू पॉइंट्स बताए हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये कंप्लीट सेंटेंसेस है नहीं। इन्हीं वैल्यू पॉइंट्स को आपको सेंटेंसेस में लिखने हैं। अब 3 मार्क्स का आंसर है तो आपके आंसर में कम से कम 3 वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए। मैंने 4 लिखा है। हमें भी उस की में 4 वैल्यू पॉइंट्स, 6 वैल्यू पॉइंट्स होते हैं और उसमें मेंशन होता है कि इसमें से कोई भी 3 वैल्यू पॉइंट्स मिल जाएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फुल मार्क्स के लिए आपको वैल्यू पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे। अच्छा, और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इस चैप्टर के, लेकिन सारे क्वेश्चंस के वैल्यू पॉइंट्स पढ़कर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा और वैल्यू पॉइंट्स दिखा दूंगा। आप पॉज करके क्वेश्चंस और वैल्यू पॉइंट्स नोट कर लें। मैं अब आगे के क्वेश्चंस के वैल्यू पॉइंट्स आपको पढ़कर समझाऊंगा नहीं तो ये चैप्टर और ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो वो बहुत ही प्यार से अपने कॉर्न के फील्ड को देख रहे थे जो कि बारिश की बूंदे में पूरा ढकी हुई सी थी. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. लेकिन बहुत जल्दी ही बहुत तेज हवा चलने लगी और उसके साथ साथ हेल स्टोन्स मतलब बर्फ गिरने लगा. तो अब तक तो केवल बारिश हो रही थी लेकिन अब वो बारिश बर्फबारी में बदल गई थी. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और क्योंकि वो बर्फ जो गिर रहा था वो वाइट वाइट से थे, इस वजह से उनको सिल्वर कॉइन्स कहा गया है. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और जो बच्चे थे अब तक जो डिनर कर रहे थे वो बाहर आ चुके थे, रेन का मजा ले रहे थे. और जब बर्फ गिरने लगी तो उन बर्फ को, है ना, जो मोती की तरह दिख रहे थे, फ्रोजन पर्ल्स इसी वजह से कहा गया है क्योंकि बर्फ फ्रोजन होता है और वो मोती की तरह सफेद चमक रहे थे. तो वो फ्रोजन पर्ल्स उठाने के लिए उनके बच्चे फील्ड में दौड़े. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. तो लेंचो ने जब देखा कि बर्फ गिर रहा है तो उसने कहा कि ये तो अब बुरा हो गया, बारिश की ज़रूरत थी, बर्फ गिरने की ज़रूरत नहीं थी. तो वो कह रहा था फिर आगे उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी ही रुक जाए बर्फबारी. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ये बर्फ जल्दी रुका नहीं. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. लेकिन पूरा 1 घंटे तक बर्फ गिरी है, पूरा घर बर्फ से ढक गया है, गार्डन ढक गया है, हिल साइड पूरे हिल्स पर बर्फ ही बर्फ हो गया था, कॉर्न फील्ड पूरा एकदम बर्फ से ढक गया था. फील्ड तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पूरा जैसे कि वाइट वाइट पूरा सॉल्ट एकदम बिछा हुआ हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. कॉर्न के पौधे पर एक भी लीव्स नहीं बचे, पूरा कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स पर सिर्फ बिल्कुल फ्लावर्स भी झड़ गए थे पूरे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो पूरी तरह से दुखी हो गया. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. तो जब हेल स्टॉर्म रुका, जब बारिश रुकी, तो ये अपने खेत के बीच में जाकर खड़े होकर अपने बच्चों से बोल रहा है कि अगर बहुत सारे टिड्डों का भी अटैक हुआ होता तो भी वो कुछ छोड़ देते, लेकिन हेल ने तो पूरा ही बर्बाद कर दिया. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कोई मक्का नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ स्कॉर्नफुल वन. पूरी रात लोगों ने बहुत दुख मनाया. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. इतना सारा मेहनत किया हमने फील्ड में और रिजल्ट 0 आ गया, कुछ नहीं आया. There is no one who can help us. We all go hungry this year. हमारी अब कोई मदद नहीं कर सकता. इस साल तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, पूरा साल भूखे ही रह जाएंगे हम लोग. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस वैली में, उस घर में, लेंचो के घर में जितने लोग भी रह रहे थे, इतनी ज़्यादा परेशानी आ जाने के बाद भी लोगों के दिल में एक उम्मीद ज़रूर था और वो था गॉड का उम्मीद. तो एक होप था उनके मन में, उनके दिल में, एंड दैट होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेंचो ने बोला कि भले ही ये टोटल लॉस लग रहा हो, भले ही सब कुछ बर्बाद सा लग रहा हो, लेकिन याद रखिए भगवान सब कुछ देख रहा है और कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखे नहीं मरता है. तो भगवान सब जुगाड़ करते हैं, चिंता नहीं करिए. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूखा मरता नहीं है, चिंता नहीं करिए. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट
only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. तो पूरी रात केवल एक उम्मीद पर बिताया लेंचो ने, और वो था हेल्प ऑफ गॉड। उससे लोगों ने कहा था, बड़ों ने बताया था कभी, कि गॉड की आंखें सब कुछ देख रही होती हैं। तो इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब लोग अपने मन में क्या सोच रहे हैं वो भी गॉड सुन रहे होते हैं। तो गॉड सब कुछ देख रहे होते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। देखिए ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही दे देता है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और आगे बोलता है डिस्कस। तो आपको लॉन्ग आंसर लिखना होता है 100 to 120 वर्ड्स में। मतलब ऐसा राइटर ने क्यों कहा है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब होता है कि लेंचो एकदम बैल की तरह मेहनत करता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। तो ये इसका मतलब है, ये हमें एलाबरेट करना है। मैं आपको वैल्यू पॉइंट्स बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर्स, इसका आंसर कैसे लिखना है और क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। क्वेश्चन है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, डिस्कस। तो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ रहा है कि राइटर ने लेंचो को ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों कहा है, रीज़न देना है। तो ये 4 वैल्यू पॉइंट्स हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वैल्यू पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत मेहनत करता था अपने फील्ड में, लेकिन वो लिखना जानता था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो संडे के दिन इन्होंने एक लेटर लिखा और ये खुद जाकर पोस्ट करने वाले थे, पोस्ट ऑफिस जाकर खुद पोस्ट करने वाले थे। ये क्या लेटर था, किसको लेटर लिखा था इन्होंने गॉड को लेटर लिखा था। तो लेटर में लिखा क्या था? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो my field again and to live until the crop comes because the hailstorm blah blah blah। आगे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी जो भी उनके साथ हुआ था। तो उन्होंने लेटर लिखा गॉड को और उन्होंने लिखा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो तो मेरी फैमिली पूरे साल भूखे रहेगी। मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपना फील्ड फिर से ग्रो कर सकूं, और जब तक उसमें क्रॉप नहीं आता, जब तक मैं हार्वेस्ट नहीं करता, जब तक फसल नहीं हो जाती, तब तक मुझे खाने और जीने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हों। तो मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं क्रॉप ग्रो कर सकूं, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक मैं अपने फैमिली का पेट पाल सकूं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, 100 pesos लिखा है, वो पैसा नहीं लिखा है, पैसे नहीं लिखा है, ठीक है। तो pesos लिखा है, 100 pesos लिखिएगा आप आंसर में। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। तो लेटर लिखा, लेटर को एनवलप में डाला। अब लेटर पहुंचना भी तो है, तो उस पर एड्रेस भी चाहिए जहां जाना है। लेटर लिखा किसको था इन्होंने, लेंचो ने? गॉड को लिखा, तो एड्रेस भी लिख दिया, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो अभी भी ये दुखी थे, he was still troubled। उन्होंने लेटर लिया, वो टाउन गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने लेटर पर एक स्टैम्प खरीद कर स्टैम्प लगा दिया। तो क्या खरीदा था उन्होंने? पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प खरीदा था और उन्होंने स्टैम्प लगा दिया उस
लेटर पर, एनवलप पर, और उसे वो मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया था. कुछ समय बाद पोस्टमैन गया, उस मेल बॉक्स में से लेटर निकाला, और जब उसने देखा कई सारे लेटर लिखे होंगे, कई सारे लेटर रहे होंगे उस मेल बॉक्स में, तो जब लेंचो का लेटर देखा तो उस पर एड्रेस लिखा था टू गॉड. ये देख के वो खूब हंसा पोस्टमैन, और वो हंसते हंसते ये ले जाकर उसने पोस्टमास्टर को दे दिया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने करियर में उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, तो बहुत फ्रेंडली आदमी था पोस्ट मास्टर. एक फैट आदमी था, बहुत फ्रेंडली आदमी था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन ले जाकर लेटर पोस्ट मास्टर को दे दिया, तो पोस्ट मास्टर भी पहले तो हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क. Commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो पहले तो वो हंसने लगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही सीरियस हो गया और लेटर को अपने टेबल पर पटकते हुए, टैप करते हुए वो बोला, क्या जानदार फेथ है इस बंदे का, लेंचो का कितना ज़बरदस्त फेथ है गॉड में, और काश मेरा भी ऐसा फेथ होता गॉड में कि गॉड को मैं भी लेटर लिख पाता. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस का मतलब है राइटिंग अ लेटर टू द गॉड. तो काश मेरा भी इतना गॉड में फेथ होता और मैं भी गॉड को लेटर लिख पाता, इतना ज़्यादा फेथ होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो लेंचो का ये जो फेथ था गॉड में ना, ये पोस्टमास्टर ब्रेक नहीं करना चाहता था. मतलब पोस्टमास्टर चाहता था कि ये जो लेंचो का फेथ है गॉड में, ये बना रहे. अब कैसे बना रहेगा? गॉड को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा. तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि इस लेटर का रिप्लाई मैं ही कर देता हूं. अब यहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई दिस लेटर ऑफ रेंचो? तो इसमें क्या वैल्यू पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूं. अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इसी वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, उसके बाद से अब तक जितना भी पार्ट हमने पढ़ा है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. कम से कम 5-6 क्वेश्चंस बनेंगे. अब वो 5-6 क्वेश्चंस एकदम लाइन में हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस बनता है इस पार्ट से. तो क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेटर बाय लेंचो? इसका मतलब है कि लेंचो ने जो गॉड को लेटर लिखा है, उस लेटर का रिप्लाई पोस्टमास्टर करने की सोच रहे हैं. क्यों सोच रहे हैं? तो वैल्यू पॉइंट्स लिख दिया है मैंने, आप देख लीजिए. एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, इन व्हाट वे वुड राइटिंग अ लेटर टू गॉड हेल्प लेंचो टाइड ओवर हिज क्राइसिस? अब इस क्वेश्चन का मतलब है, जब लेंचो ने अपनी सारी फसल खो दी थी और बहुत निराश था, तब भगवान को पत्र लिखने से उसके मनोबल, विश्वास और उम्मीद पर क्या असर पड़ा? तो ये वैल्यू पॉइंट्स का यूज करके आंसर लिख लीजिएगा आप लोग. देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा, हाउ वॉज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड, डिड ही हैव एनी होप ऑफ हेल्प? तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि उसके क्रॉप, मक्का का पूरा क्रॉप कैसे बर्बाद हो गया, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ क्या था एक्चुअली, और उसके बाद वो बहुत सैड बैड हो गया. तो क्या उसको अभी भी उम्मीद थी किसी से हेल्प की? तो ये बातें लिखनी है. ठीक, तो ये वैल्यू पॉइंट्स यूज कर लीजिएगा आंसर लिखने के लिए. एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, What were Lencho's feeling when the hail stopped? या इसी के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, Why did the night after the rains turn sorrowful for Lencho? दोनों क्वेश्चन का सेम मीनिंग है. अब देखिए एक्चुअली पूछ क्या रहा है.
अच्छा, पहले हमें क्वेश्चन समझना भी पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, जानना क्या चाह रहा है, नहीं तो हम आंसर गलत लिख देंगे। अब यहाँ वो पूछ रहा है कि हेल स्टॉर्म हुआ, बर्फ़ गिर गया, पूरा क्रॉप बर्बाद हो गया, तो इसके बाद लेंचो की क्या फीलिंग्स थी, है ना। तो हमें ये लिखना है कि वो बहुत दुखी था, बहुत दुख प्रकट कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि अब उसकी फैमिली क्या खाएगी, साल भर भूखा रहना पड़ेगा। तो ये जो दुख प्रकट किया उसने गॉड के बारे में सोचने से पहले, वो सारी बातें लिखना है। तो आप वैल्यू पॉइंट्स यूज़ करके आंसर लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वाई डिड लेंचोस हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि ये कौन से टाइम की बात पूछ रहा है। तो देखिए, लेंचो हैप्पी कब था? लेंचो हैप्पी था जब बारिश पड़ने लगी। तब लेंचो के क्रॉप को ज़रूरत थी बारिश की, और बारिश होने लगी। तो जब बारिश होने लगी तब लेंचो खुश हो गया। लेकिन जल्द ही जब वो बारिश, जब वो रेन हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जब बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे, तब वो कंसर्न हो गया, तब वो दुखी हो गया। तब वो सोचने लगा कि अरे भाई, रेन की ज़रूरत थी, हेल स्टॉर्म की ज़रूरत नहीं थी। और वो सोचने लगा कि भगवान करे ये जल्दी ही रुक जाए। लेकिन वो रुका नहीं, 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म गिरता रहा और सारा उसका क्रॉप बर्बाद हो गया। तो हमें यही बात लिखनी है कि वो रेन को देखकर खुश था, लेकिन जल्द ही जब वो हेल स्टॉर्म गिरने लगा तब उसका हैप्पी मूड कंसर्न में चेंज हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पार्ट से। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द हेल स्टॉर्म रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस विद इन लेंचो इन अ लेटर टू गॉड। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे 3 मार्क्स के थे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कम से कम हमें 3 वैल्यू पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन होता है 40 to 50 मार्क्स, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है आंसर्स। तो 3 वैल्यू पॉइंट्स आपके उस 40 to 50 वर्ड्स में आने चाहिए। क्वेश्चन आगे हिंट दे रहा है ये लाइन्स को रेफर करने के लिए, रिफर्ड टू द गिवन लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। वहाँ रिफर्ड लिखा है, रिफर्ड नहीं होना चाहिए, रिफर होना चाहिए, रिफर टू द गिवन लाइन्स। तो टेक्स्ट बुक से आपके ये 2 लाइन्स दिया हुआ है, इन लाइन्स को ध्यान में रखते हुए ऊपर के क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द हेल स्टॉर्म रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस विद इन लेंचो। ओके, तो रेफरेंस वाली लाइन क्या है? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। देखिए यहाँ पर एक फिर से इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी है, CORN, कॉर्न होना चाहिए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोस सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। तो कॉर्न के ट्रीज पर या क्रॉप पर एक भी लीफ नहीं बची थी, सारे लीफ गिर गए थे। वो हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा कॉर्न का फील्ड जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, सारे फ्लावर्स झड़ गए थे। तो ऐसा डेवास्टेशन, ऐसा पूरा डिस्ट्रक्शन होने के बाद लेंचो किस तरह से सैड था, मतलब क्या सोच रहा था। तो इसके वैल्यू पॉइंट ज़रा देख ही लेते हैं, क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। द एंटायर वैली वंस फुल ऑफ ग्रीनरी एंड प्रॉमिस टर्न बैरन आफ्टर द हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म के बाद एक समय जो पूरी वैली ग्रीन पूरी थी, कॉर्न के प्लांट से पूरा हरियाली थी, वो सब पूरा अब बंजर हो गई थी। द कॉर्न क्रॉप विच वॉज लेंचोस ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड होप वॉज कम्प्लीटली रुइंड। जो कॉर्न की खेती कर रखी थी उन्होंने, मक्के की खेती कर रखी थी, वही एक उम्मीद थी इनके इनकम की और इनके उम्मीद की, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। द लॉस ऑफ द क्रॉप मेंट हंगर एंड सफरिंग फ्रॉम हिज फैमिली। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये जो क्रॉप उनका पूरा बर्बाद हुआ था, अब उसकी वजह से क्या होने वाला था, पूरी फैमिली सफ़र करने वाली थी और पूरे साल भूखे रहने वाली थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। द इमेजरी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिफ्लेक्ट्स लेंचोस इमोशनल पेन। तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से इनका लेंचो का इमोशनल पेन हमें देखने को मिल रहा है। हिज सोल वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। उनका जो सोल था, उनकी जो आत्मा थी, वो पूरी दुखी थी, बट नॉट डिसबिलीफ इन गॉड। लेकिन हाँ, इस डिस्ट्रक्शन ने उनका गॉड से फेथ खत्म नहीं किया। तो जो एकमात्र फेथ था, उम्मीद थी, वो गॉड था। तो इतने सारे क्वेश्चंस इस पार्ट से बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे का स्टोरी पढ़ते हैं हम। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो डिसाइड तो कर लिया पोस्ट मास्टर ने कि इस लेटर का वो जवाब भेजेंगे लेंचो को, क्योंकि वो उनका लेंचो का
फेथ, गॉड में जो फेथ था ना वो नहीं तोड़ना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो फेथ टूटे। लेकिन जब उन्होंने एनवलप ओपन किया, लेटर पढ़ना शुरू किया, तब उनको पता चला कि ओ खाली गुडविल से काम नहीं बनने वाला, खाली नेक दिल से काम नहीं बनने वाला है, इनको गुडविल इंक और पेपर के साथ साथ कुछ और की ज़रूरत है उसका फेथ बरकरार रखने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि आंसर करना है तो आंसर करना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो 100 पीसोस इकट्ठा करने थे। ये एक छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है ना। हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 पीसोस में लेंचो क्रॉप फिर से सो करने वाले थे, और जब तक क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो जाता, फसल उग नहीं जाता, कट नहीं जाता, तब तक उनको अपने पूरे फैमिली का खर्चा चलाना था। ठीक, तो 100 पीसोस एक ठीक अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है। लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे हेल्प करना है। तो उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले बाकी एम्प्लॉय से भी कुछ पैसे कलेक्ट किए, अपने सैलरी से भी कुछ पार्ट दे दिया, और जब ये बात पोस्ट मास्टर के और फ्रेंड्स को पता चली तो उन्होंने भी एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ पैसे इकट्ठा किए, उन्होंने भी कुछ पैसे दे दिए, कंट्रीब्यूट किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। तो पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसो इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, मुश्किल काम था, वो पूरा नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही वो इकट्ठा कर पाया, उतना ही वो लेंचो के पास भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। एनवलप में उसने पैसा डाला और उसमें एक लेटर भी डाला, और उस लेटर पर कुछ लिखा नहीं था, खाली सिग्नेचर किया गया था गॉड। ठीक, मतलब ये बताने के लिए कि गॉड की तरफ से आया है ये लेटर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे लेंचो थोड़ा सा जल्दी ही आ गए पोस्ट ऑफिस, और उन्होंने पूछा कि उनके लिए कोई लेटर आया है क्या। तो आप देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा फेथ था इनका गॉड में, इनको पता था कि रिप्लाई आएगा ही आएगा। तो इसी वजह से टाइम से ही पहले पहुंच गया पोस्ट ऑफिस, और उन्होंने पूछा मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of man who has performed a good deed looked on from his office। तो पोस्टमैन ने खुद वो लेटर लेंचो को पकड़ाया, और जो पोस्ट मास्टर था उसने एक अच्छा काम किया था, अपने सैलरी में से पैसे दे दिए, एम्प्लॉय से इकट्ठा किया, अपने फ्रेंड से इकट्ठा किया, उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। तो वो बहुत ही कंटेंटेड था, है ना, मतलब बहुत ही संतुष्ट था, तो बहुत ही सेटिस्फाइड था। तो एक सेटिस्फैक्शन में वो अपने ऑफिस से बैठकर देख रहा था कि क्या रिएक्शन आता है लेंचो का। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसा देखकर लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसमें, उसको एकदम पता था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, उसको पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। तो पैसा देखकर उसको ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको पता ही था कि आएगा ही, तो सरप्राइज किस बात का। तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सेंट बाय गॉड। तो इसके वैल्यू पॉइंट्स भी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो क्वेश्चन बनेगा वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द मनी सेंट बाय द गॉड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि लेंचो ने लेटर लिखकर गॉड से पैसा मांगा था, 100 पीसोस मांगे थे, और रिप्लाई आया, गॉड ने पैसे भेजे। तो दूसरा कोई होता तो सरप्राइज हो जाता, अरे गॉड ने पैसे भेजे। लेकिन लेंचो को ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिंपल सा आंसर है कि लेंचो को डाउट था ही नहीं। लेंचो तो 100% जानता था कि रिप्लाई आएगा ही आएगा, पैसे आएंगे ही आएंगे। तो वैल्यू पॉइंट्स में यही पॉइंट्स हैं, आंसर लिख लीजिएगा आप। अच्छा, ये जो 3 मार्क्स मैंने लिख रखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही आया है, क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आ सकता है। और अगर 6 मार्क्स का आएगा तो आपको 5 से 6 वैल्यू पॉइंट्स लिखने होंगे और 100 to 120 वर्ड्स में आंसर्स लिखने होंगे। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आगे चलते हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब एनवलप खोल के लेंचो ने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। गुस्सा क्यों होगा? गुस्सा इस वजह से हो गया क्योंकि इन्होंने तो 100 पीसोस मांगे थे और पोस्टमास्टर 100 पीसोस इकट्ठा कर ही नहीं पाया था, है ना, वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा कर पाया था, तो पूरे 100 पीसो थे नहीं। अब लेंचो कम पैसा देखकर गुस्सा हो गया। उसका मानना था गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, नॉर कुड ही
हाफ डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसको पूरा भरोसा था कि गॉड तो मिस्टेक करेंगे नहीं, है ना, गिनती में तो मिस्टेक करेंगे नहीं, तो कि 100 पैसों की जगह पर वो उन्होंने कुछ कम पीसेस दे दिए, तो गॉड तो ये मिस्टेक काउंटिंग मिस्टेक करेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि लेंचो का रिक्वेस्ट ठुकरा देंगे, डिनाई कर देंगे, ऐसा भी गॉड नहीं करेंगे। गॉड के पास क्या कमी है, क्यों थोड़े कम पैसे भेजेंगे वो। तो लेंचो को पूरा विश्वास था कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, ठीक, और मेरा रिक्वेस्ट को वो डिनाई भी नहीं करेंगे, इसका मतलब कुछ तो घपला हुआ है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। देखिए मैं आपको ये बताना भूल गया कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ये लाइन लिख देगा और आपको बोलेगा एलाबोरेट, और आपको 100 to 120 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और क्या वैल्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, लेंचो थॉट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, एलाबोरेट। अब देखिए क्वेश्चन पढ़कर ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ये क्या पूछ रहा है, कब की बात पूछ रहा है। ये कह रहा है कि गॉड मिस्टेक तो कर नहीं सकते। कैसा मिस्टेक, कौन सा मिस्टेक। लेंचो ने 100 पीसेस मांगे थे और लेंचो को मिला 70 पीसेस। तो उसी बात पर लेंचो कह रहे हैं कि गॉड काउंटिंग मिस्टेक तो कर नहीं सकते, 100 की जगह पे 70 पीसेस भेज दिया। और दूसरी बात यह है कि गॉड को क्या कमी है, गॉड 100 पीसेस की जगह पे 70 पीसेस क्यों भेजेंगे, और गॉड उसके रिक्वेस्ट को अनदेखा भी नहीं कर सकते, अनसुना भी नहीं कर सकते। तो वो 100 पीसेस भेजे ज़रूर होंगे, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। अब इसके रिप्लाई में ये लिखना है कि उसका फेथ था गॉड में, और वो डिसबिलीफ भी शो कर रहा है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर कि गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते, गॉड तो पूरा भेजे ही होंगे, इन्हीं लोगों ने मार दिया होगा पैसा। तो हमें ये सारी बातें लिखना है। वैसे वैल्यू पॉइंट्स तो मैंने लिखा ही है, आगे चलते हैं। तो जब कम पैसा देखा लेंचो ने तो वो गुस्सा हो गया। उसका मानना था कि गॉड काउंटिंग मिस्टेक तो कर नहीं सकते और ना ही वो उसका रिक्वेस्ट ठुकराएंगे। तो उसके बाद उसने क्या किया, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत वो गया विंडो से, उसने पेपर मांगा और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और उसके बाद जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ लिखने की भी जगह होती है, तो वो वहीं राइटिंग टेबल पर गया और उसने लेटर लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। तो जब हम कुछ सोचते हैं या जब हम सोच के लिखते हैं तो अपने आप माथे पर एक शिकन आ जाती है, लाइन्स आ जाती हैं। वैसे ही लेंचो के भी माथे पर लाइन्स आ गई। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। तो जब लेटर लिख चुका था, वो लेंचो लिख चुके थे, तब वो विंडो पर गए, उन्होंने स्टैम्प खरीदा और उन्होंने जुबान से उसे गीला किया और स्टैम्प उस एनवलप पर लगा दिया। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो एनवलप पे स्टैम्प लगाकर और एक मुक्का मार के चिपका दिया। फिस्ट का मतलब होता है मुक्का। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर पड़ा वैसे ही पोस्ट मास्टर जाकर लेटर निकाल के ओपन कर लिया। इट सेड, लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें से खाली 70 पीसेस मुझ तक पहुंचे हैं। तो देखिए ये भी याद रखना है कि पोस्ट मास्टर कितना पैसा इकट्ठा कर पाया था, खाली 70 पीसेस इकट्ठा कर पाया था। तो लेंचो लिख रहा है कि जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें से खाली 70 पीसेस मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो जो बाकी का भी 30 पीसेस है ना वो मुझे भेजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, अब देखिए यहाँ पर आयरनी है ना, आयरनी आप समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आयरनी है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट मास्टर ने इतना हेल्प किया था और 70 पीसेस इकट्ठा करके अपने सैलरी वगैरह में से लेंचो को भेजा। अब लेंचो को ये बात तो पता नहीं था, तो लेंचो इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल। तो डिसऑनेस्ट कह रहा है और वो कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने 30 पीसेस चुरा लिए हैं, तो अगली बार जब मुझे 30 पीसेस भेजिएगा मेरे बचे हुए, तब पोस्ट ऑफिस से ना भेजिएगा, किसी और तरीके से भेजिएगा। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है ये बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज आयरनिक अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हेल्पिंग लेंचो। अब पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने जो हेल्प किया था लेंचो का, पैसा इकट्ठा करके उसको पैसा दिया, इसमें आयरनी क्या है। देखिए आयरनी का मतलब क्या होता है। आयरनी का शाब्दिक अर्थ तो वैसे होता है विडंबना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है कि अगर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने हेल्प किया था, पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया था, तो उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, थैंक यू मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
लेंचो ने बल्कि पलटकर उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, है ना, डिसऑनेस्ट पीपल कह दिया। तो यहाँ पर आयरनी का क्या मतलब हुआ? आयरनी का मतलब हुआ कि जो होना चाहिए था, जिस चीज़ की उम्मीद थी, उसके विपरीत हो गया, उसके उल्टा हो गया, तो इसे आयरनी कहते हैं। ठीक है, होना चाहिए था कि उन्हें अप्रिसिएशन मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिला, बल्कि उनको डिसऑनेस्ट पीपल कह दिया लेंचो ने, तो ये आयरनी है। ठीक, अब हमें यही बात लिखनी है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, यानी 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये वैल्यू पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 या 6 वैल्यू पॉइंट्स आने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर से बन सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, आपको स्टोरी तो याद रहेगी ही, लेकिन खाली स्टोरी के बेस पर अगर आप आंसर लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि सारे मार्क्स मिलते नहीं, फुल मार्क्स मिलते नहीं, है ना, कुछ मार्क्स आपके कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं, जो इवैल्यूएटर्स हैं, हम लोग आपके आंसर्स को मिलाते हैं जो हमें आंसर की मिला है सीबीएसई से। तो आंसर की में लिखे हुए वैल्यू पॉइंट्स आपके आंसर में मिल जाते हैं तो ही फुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो फुल मार्क्स मिलते नहीं। तो चलिए, ऐसे ही मैं और भी चैप्टर्स के, लिटरेचर के चैप्टर्स के वीडियो बनाता रहूँगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वैल्यू पॉइंट्स बताता रहूँगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।